नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम से। खबर बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग की खाद्य सुरक्षा के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को दी गई मंजूरी। दोनों योजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगा खर्च। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को भी मिली स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चेन्नई मेट्रो के फेज 2 परियोजनाओं को दी मंजूरी। परियोजना पर 63,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा खर्च। 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। रेलवे और पोर्ट कर्मचारियों को बोनस का तोहफा। युवाओं को रोजगार की दिशा में बड़ा कदम। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू। 1 साल की इंटर्नशिप योजना के लिए हर इंटर्न को 5,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा मानदेय। आरक्षण व्यवस्था का भी मिलेगा लाभ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार। हरियाणा के 2 करोड़ से अधिक मतदाता, कुल 1031 उम्मीदवारों के भाग्य का 5 अक्टूबर को करेंगे फैसला। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 63.88% दर्ज किया गया मतदान। दक्षिणी लेबनान में भीषण हुई इजरायल हिजबुल्लाह के बीच आमने सामने की लड़ाई। इजरायल ने हिजबुल्लाह के 60 सदस्यों को मार गिराने का किया दावा। बेरूत सहित कई लेबनानी इलाकों में हवाई हमले जारी। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने की जीत से अपने अभियान की शुरुआत। टूर्नामेंट के पहले ही मैच में स्कॉटलैंड को दी 16 रन से शिकस्त। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में किसानों की आय बढ़ाने पर महत्वपूर्ण फैसला किया गया। इसके साथ ही मध्यम वर्गीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इन दोनों योजनाओं के लिए 1,321 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्गीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा अहम फैसला किया गया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ ही कृषि उन्नत योजना को भी मंजूरी दी है। सबसे पहला जो बड़ा फैसला आज लिया गया है वो है किसानों की इनकम को बढ़ाने से और हमारी मिडिल क्लास परिवारों के लिए फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये आप बहुत अगर ध्यान से इसको समझें, हमारे मिडिल क्लास परिवारों के जो थाली में जितने आइटम होते हैं, मेन आइटम्स, उनमें कैसे हम आत्मनिर्भर हों और कैसे एक एक करके उसमें फैसिलिटीज़ बढ़े, उसका एक बहुत ही होलिस्टिक तरीके से इस आज के कैबिनेट में एक विस्तृत योजना रखी गई है। 2 बड़े एलिमेंट्स हैं। एक तो है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी है कृषि उन्नति योजना। इन दोनों योजनाओं के लिए 1,321 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह योजना काफी अहम है। दोनों योजनाएं कृषि उत्पादकता और मध्यम वर्गीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा के लिए अहम है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्यों के सहयोग से किया जाएगा। इसमें खेती की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं। योजना के तहत कृषि के अलग अलग पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें कृषि के लिए उन्नत तकनीक पर फोकस है, तो साथ ही डिजिटल तकनीक और एआई के इस्तेमाल पर भी फोकस है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के जरिए किसानों की आय बढ़ाना है। इसमें मृदा स्वास्थ्य और मृदा उर्वरता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स का
सरसों हो गई, आपके सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, और भी कई सारे ऑयल सीड्स हैं। उन सब के लिए टोटल 10,103 करोड़ रुपीस। Oil seeds, basically edible oils, form a very important component of our food security. For every middle class family, for every low income family, it's a very important component, very important annual or monthly expenditure item. इसमें हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ा के प्राइस को स्टेबलाइज करें और जो कंटिन्यूसली हमारी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है देश में, उसको कैसे हम मीट करें अपनी खुद के प्रोडक्शन से। कैबिनेट ने खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी है, जिसमें उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर है। खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन में खाद्य तेल की खेती के लिए क्षेत्रफल बढ़ाने का प्रयास होगा। वर्ष 2031 तक खाद्य तेल का उत्पादन 20.2 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल मिलाकर इन दोनों योजनाओं में कृषि के अलग अलग पहलुओं को शामिल करके किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करने के लिए चेन्नई मेट्रो फेज 2 को मंजूरी दी है। इस पर 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। वहीं रेल कर्मियों को बोनस के लिए 2029 करोड़ रुपयों को मंजूरी दी गई है। मोदी सरकार शहरों के बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित कर रही है। इस दिशा में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में चेन्नई मेट्रो फेज 2 को मंजूरी दी गई है। इस मेट्रो फेज में कुल 3 कॉरिडोर होंगे, जिसकी लंबाई करीब 119 किलोमीटर होगी और इस फेज के तहत 128 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए कुल 63,246 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस मेट्रो फेज के जरिए उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक चेन्नई को आपस में जोड़ा जाएगा। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार का चेन्नई मेट्रो के फेज 2 की मंजूरी के लिए आभार जताया है। फेज 2 के पूरा हो जाने पर चेन्नई में मेट्रो कुल 173 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। चेन्नई मेट्रो का फेज 2 कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है। The phase 2 of Chennai Metro has been approved by the Union Cabinet, chaired by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, at a project cost of 63,246 crore rupees. And the population of the city is likely to grow to 1.8 crore by 2048. So it's very important that we create the infrastructure which is required for the city right now. And that's why a comprehensive mobility plan was approved, was prepared, and this plan identified the new mass transit corridors which will be required in the city of Chennai. इससे चेन्नई के लोगों को ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिलेगा। एक अन्य अहम फैसले में कैबिनेट ने रेल कर्मियों के लिए कुल 78 दिनों के बोनस को मंजूरी दी है। इस फैसले से 11,72,240 रेल कर्मियों को फायदा होगा। रेल कर्मियों को बोनस के लिए 2,029 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने बंदरगाह के कर्मचारियों के हितों के लिए भी अहम फैसला लिया है। कुल 198 करोड़ रुपए को इन कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन रिवार्ड के तौर पर 198 करोड़ रुपए को भी मंजूरी दी गई है। 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला पोर्ट एम्प्लॉयज के लिए, जो करीब 20,700 के आसपास पोर्ट एम्प्लॉयज हैं, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज में, डॉक लेबर बोर्ड में, इन सब के बेनिफिट के लिए एक प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवॉर्ड स्कीम बनाई गई है। सेकंड है रेलवे एम्प्लॉयज के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, 2,029 करोड़ रुपए का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। और ये रेलवे ने जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है उसके कारण ये संभव हो पाया है। इससे 11,72,240 एम्प्लॉयज को बेनिफिट होगा। इस फॉर्मूले से 76 डेज का बोनस बनता है, लेकिन कैबिनेट ने 78 डेज का बोनस अप्रूव किया है in recognition of all the good work that railway employees are doing. As on today, this number is 58,642 vacancies पे आज की तारीख में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। कैबिनेट ने एक अन्य अहम फैसले में एनर्जी एफिशिएंसी हब में भारत के शामिल होने को भी मंजूरी दी है। नई दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
कैबिनेट ने अहम फैसले के तहत 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दे दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, प्राकृत, असमिया, बंगाली और पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का फैसला लिया है। इस फैसले से इन भाषाओं के प्रति जागरूकता में इजाफा होगा। इसके साथ ही इन भाषाओं को रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। जो छात्र इन भाषाओं को उच्च शिक्षा के लिए विषय के तौर पर पढ़ेंगे, उन्हें स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकेगा। तो हमारे देश में अब भाषाओं पर शोध भी बढ़ने वाला है, उसको भी बढ़ावा मिल सकेगा। इसके साथ साथ विश्वविद्यालयों में इन भाषाओं की पढ़ाई के लिए नए कोर्स भी शुरू हो सकेंगे। इन भाषाओं पर रिसर्च करने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया, देश भर के कई विश्वविद्यालयों में इन भाषाओं की पढ़ाई के लिए नए कोर्स शुरू हो सकेंगे। इन भाषाओं की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही इन भाषाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बढ़ावा मिल सकेगा। बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए अप्रूव किया गया है। 5 लैंग्वेजेस मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, इन 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। और क्लासिकल लैंग्वेज बनना मने बहुत बड़ी गौरव की बात है। 1500 से 2000 साल तक का उस लैंग्वेज में लिटरेचर है। उन सब नॉलेज टेक्स्ट को, प्रोज टेक्स्ट को, कई जगह पोएम्स है, कई जगह एपिग्राफिकल इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। 12 अक्टूबर के बाद आप प्रधानमंत्री इंटर्नशिप की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 1 साल की इंटर्नशिप योजना के लिए हर इंटर्न को 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इस साल के बजट में देश में युवाओं को उद्योग जगत की बदलती जरूरतों से परिचित कराने के लिए पीएम इंटर्नशिप योजना का ऐलान किया गया था। योजना के तहत अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के पायलट की शुरुआत कर दी है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने उद्योग जगत के साथ मिलकर www.pminternship.mca.gov.in पोर्टल की शुरुआत की, जिस पर 500 बड़ी कंपनियों को इंटर्नशिप के लिए युवाओं को मौका देने का मंच दिया जाएगा। इंटर्नशिप ज्वाइन करने पर युवाओं को 6,000 रुपए का वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा। इसके बाद हर महीने इंटर्न के बैंक खाते में 5,000 रुपए का मानदेय डीबीटी के जरिए जमा कर दिया जाएगा। इसमें से 5,500 रुपए केंद्र सरकार और 500 रुपए कंपनी की ओर से दिया जाएगा। सरकार ने कंपनियों को छूट दी है कि वे चाहें तो इस योगदान को बढ़ा सकती हैं। इस योजना से युवाओं को कंपनियों के साथ सीधे तौर पर जुड़ने, काम सीखने और अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा, जो उन्हें भविष्य में नौकरी पाने के लिए मदद करेगा। FICCI is proud to contribute to the Prime Minister Internship Scheme, which provides training and internship to more than 1 crore people across top 500 companies and corporates of India. It's a great initiative which has the potential to provide the right skill set to so many youth, ultimately which improves their employability. The center of all our discussions. So the Prime Minister's Internship Scheme that has been launched today is a really fantastic initiative. This will allow 1 crore young Indians, that's 10 million young Indians, to avail of this internship program, where they will get 50% of their training in the classroom and 50% on-hands training in industry, making them more employable, making them more ready for the workforce. पीएम इंटर्नशिप योजना में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज ये कि आपकी आवेदन करते समय जो उम्र है वो 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरी जरूरी बात यह है कि आपको इसमें केंद्र सरकार की आरक्षण की योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। यानी अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग या फिर विकलांग श्रेणी में आते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ जरूर मिलेगा। तीसरी बात यह कि अगर आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान जैसे कि IIT, IIM या फिर BDS, MBBS जैसी महत्वपूर्ण डिग्रियां हासिल कर चुके हैं तो फिर आपको इसमें आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। यानी आपको सिंपल BA, BSc
बीकॉम, डिप्लोमा या फिर जो स्किल्स आप लेते हैं ITI से, वो करना ही ज़रूरी है, तभी आप इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर पाएंगे। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी जो सालाना आमदनी है आपके परिवार में किसी भी माता पिता या फिर आपके स्पाउस की, वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और टैक्स सरकार को देते हैं तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि ये पूरी योजना कैसे काम करेगी। 3 से 10 अक्टूबर तक कंपनियां अपने इंटर्नशिप के प्रस्ताव को पोर्टल पर डाल पाएंगी। 12 अक्टूबर के बाद से ये पोर्टल को सभी के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। 12 से 15 अक्टूबर के बीच पोर्टल पर इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया जा सकता है। 26 अक्टूबर को इंटर्नशिप के लिए शॉर्ट लिस्टिंग का काम पूरा किया जाएगा। 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक कंपनियों को इंटर्नशिप के लिए चयन करने का मौका मिलेगा। 8 से 15 नवंबर के बीच आवेदक के पास इंटर्नशिप को स्वीकार करने या फिर मना करने का विकल्प होगा। इंटर्नशिप स्वीकार न करने पर अभ्यर्थी को कुल मिलाकर 3 ऑफर्स दिए जाएंगे। इंटर्नशिप की पहली खेप 2 दिसंबर तक शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। पीएम इंटर्नशिप योजना को लागू करने के लिए सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करेगी। आवेदन करने के बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आपका रिज्यूम तैयार किया जाएगा। सरकार इस रिज्यूमे को कंपनियों के साथ साझा करेगी। उम्मीद की जा रही है कि किसी भी युवा को उनके राज्य से बाहर इंटर्नशिप के लिए न जाना पड़े। किसी भी तरह की परेशानी के हल के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800-116-090 जारी किया गया है, जिसे कई भाषाओं में शुरू किया गया है। इंटर्नशिप के दौरान सभी युवाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा। पायलट सफल होने के बाद सरकार पूरी योजना को कैबिनेट की मंजूरी के लिए ले जाएगी। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। तेजी से बदलती आर्थिक व्यवस्था के बीच कंपनियों की सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि उन्हें उनके स्किल सेट्स के अनुरूप छात्र ही नहीं मिलते हैं। सरकार ने इसी स्किल गैप को समझा और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की। पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में 1 लाख लोगों को इसके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन लक्ष्य है अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप योजना के साथ जोड़ने का। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया। प्रचार के आखिरी दिन भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दलों के दिग्गजों ने जमकर प्रचार किया। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने प्रचार कमान संभाली तो भाजपा के तमाम स्टार प्रचारकों ने जनता से वोट मांगे। हरियाणा में थम गया प्रचार का शोर। 5 अक्टूबर को होगा मतदान। प्रचार के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने किया प्रचार। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने की प्रचार की अगुवाई। भाजपा ने कहा, मोहब्बत की दुकान में अब नशे का सामान। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को होगा मतदान। हरियाणा में मतदान के लिए 20,629 पोलिंग बूथ। 18 से 19 आयु वर्ग के 5,24,514 युवा मतदाता करेंगे पहली बार मतदान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार गुरुवार को थम गया। सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां की और जनसभाओं को संबोधित किया। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए एक ही चरण में मतदान शनिवार को होगा। वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम के साथ होगी। प्रचार थमने से पहले भाजपा के दिग्गज नेताओं सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा में ताबड़तोड़ रोड शो और जनसभाएं की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में राज्य में 10 वर्षों में हुए कार्यों के बारे में बताया और कहा कि भाजपा की सरकार उन महिषासुर, चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती की तरह है जो नशे के व्यापार में लिप्त हैं। तो हरियाणा के पलवल में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हरियाणा में तो बहुत सारे वादे कर रही है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान किए वादे अब तक पूरे नहीं किए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नूह, महेंद्रगढ़, अटेली और नारनौल विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो सब भाजपा की ABCDEF टीम है।
इनको समर्थन मत दीजिए और कांग्रेस को वोट दीजिए। वहीं भाजपा सांसद और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट के आरोपी के साथ कांग्रेस कनेक्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान में नशे का सामान बिक रहा है। वहीं रोहतक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर है। 36 बिरादरी ने तय कर लिया है कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने भी प्रचार के अंतिम दिन जनता से अपने गठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील की। तो इनेलो बसपा गठबंधन ने भी जनता के बीच जाकर मतदान की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने उदयपुर के पूर्व राज परिवार से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उदयपुर के राजमहल में आगमन पर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने मेवाड़ी परंपरा अनुसार उनका स्वागत किया। इस मौके पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी उपस्थित रहे। इस दौरान पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, राणा सांगा सहित मेवाड़ के प्रतापी महाराणाओं के त्याग, बलिदान, शौर्य, पराक्रम, स्वाभिमान के गौरवशाली इतिहास और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर करीब 1.5 घंटे तक मंथन हुआ। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच मेवाड़ और उड़ीसा के रिश्तों पर भी चर्चा हुई। अमेरिका की यात्रा पर गए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को वॉशिंगटन में अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमुंडो के साथ मिलकर भारत अमेरिका सीईओ फोरम की आधिकारिक स्तर पर सह अध्यक्षता की। ये फोरम दोनों देशों के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दोनों सरकारों की ओर से किए जाने वाले प्रयासों के लिए वातावरण के निर्माण के संबंध में निजी क्षेत्र को अपने विचार, चिंताओं और सुझावों को प्रस्तुत और प्रतिध्वनित करने का मंच प्रदान करता है। इस फोरम में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों जैसे सुरक्षा, अंतरिक्ष और विज्ञान, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत और अमेरिका ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, दोनों देशों में व्यवसायों के बीच विकास और सहयोग को बढ़ावा देने और समृद्ध भविष्य की प्रतिबद्धता जताई। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के सुरक्षा और विदेश नीति सलाहकार से मुलाकात के बाद खुशी जाहिर की। भारतीय विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, जर्मनी के सुरक्षा और विदेश नीति सलाहकार जेंस प्लाटनर से मिलकर खुशी हुई। पिछले महीने बर्लिन से हमारी बातचीत जारी रही और आगामी भारत जर्मनी आईजीसी की तैयारियों का हमने जायजा लिया। जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होल्नेस 30 सितंबर को भारत की राजकीय यात्रा पर राजधानी दिल्ली पहुंचे। अपनी यात्रा के अंतिम दिन उन्होंने कहा कि भारत जमैका जैसे विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी और विकास का मार्ग दिखा रहा है। यात्रा को सफल बताते हुए उन्होंने कहा कि ये इसका संकेत है कि भारत और जमैका के बीच संबंध आगे बढ़ रहे हैं और अब व्यवसाय से व्यवसाय और लोगों के बीच अधिक संपर्क बनाने का हमारा प्रयास है। Prime Minister Modi was a very good host. We have very good relations. I would say, therefore, that my trip to India and this official visit was very successful. India provides for countries like Jamaica the pathway for development. Both in terms of the technology and in terms of the management and skills to overcome development challenges. भारत के दौरे पर आए जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस ने नए संसद भवन का दौरा किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए भारत जमैका के साझा मूल्यों का जश्न मनाते हुए जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आज नई दिल्ली में नए संसद भवन का दौरा किया।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 4 अक्टूबर को श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के पदभार ग्रहण के बाद डॉक्टर एस जयशंकर की यह पहली श्रीलंका यात्रा है। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के मद्देनजर डॉक्टर जयशंकर की यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। डॉक्टर एस जयशंकर प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया और अपने समकक्ष विजेता हेरात से भी मुलाकात करेंगे। भारत में जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमन ने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से मुलाकात की। जर्मन राजदूत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भारतीय समकक्ष और जर्मनी के एनएसए की फोटो साझा करते हुए लिखा, दिल्ली में जर्मन एनएसए जेन्स प्लॉटनर का स्वागत करना बहुत अच्छा है। भारत और जर्मनी के बीच बेहतर संबंधों और आगामी द्विपक्षीय सरकारी परामर्श पर अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल के साथ उपयोगी बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के शाहीबाग में पुलिस आयुक्त के नवनिर्मित हाईटेक कार्यालय का उद्घाटन किया। यह कार्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। पश्चिम बंगाल के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप और छात्रों को धमकी देने के आरोपों का विवाद बढ़ चुका है। इसमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नाम प्रमुख है। इन गंभीर आरोपों के बाद राज्य सरकार ने 7 प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में अलग अलग जांच समितियां गठित की। छात्रों ने आरोप लगाए हैं कि परीक्षा परिणामों में हेराफेरी, घूसखोरी और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। विरोध में जूनियर डॉक्टर्स ने आंदोलन तेज कर दिया और वो राज्य सरकार से त्वरित कार्रवाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। ये पूरा एक जो सिंडिकेट है, पूरा जो रैकेट है, एक दिन में नहीं हो सकता है। ये हर कॉलेज में, बस आरजीकर में नहीं है, हर कॉलेज में ही है। और बहुत सारे लोग इसके विक्टिम भी हुए हैं। वो लोग बोल नहीं पाते थे क्योंकि कहीं ना कहीं डर था कि कुछ हम लोगों को जस्टिस मिले या ना मिले। अभी जो हुआ है कि ये जो हुआ इंसिडेंट आरजीकर में, तो बहुत सारे लोगों को ये मिला कि हाँ हो सकता है हम लोगों को अभी जस्टिस मिले, इसलिए लोग बोल रहे हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का वेट करेंगे और क्या क्या एक्शन होता है वो सब देखेंगे। लेकिन इसी बीच में हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह अटैक्स होते हैं डॉक्टर्स पे। सागर दत्ता में हुआ, कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज में भी वर्बली हरास किया गया डॉक्टर्स को। तो ये सब तो सबके अगेंस्ट ही जा रहा है, हमारे मूवमेंट के अगेंस्ट ही जा रहा है। कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं चाहता कि वो सीजवा करके प्रोटेस्ट साइड में बैठे। हम लोग सब चाहते हैं, हम लोग सब मेडिकल एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम दे के आए हैं, बहुत मेहनत से आए यहाँ पे। हम लोग सबको चाहते हैं कि पेशेंट की सेवा करें। What actually has happened? This Avaya case is still under investigation. We do not know what happened there. We are hoping that the justice system will find it out. We have hope in CBI that they will do something about it and they will bring out the truth. But the other things, the corruption, the things that are coming out, that cannot happen over one day. कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सीबीआई ने डॉक्टर आशीष पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। आशीष पर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की मदद करने का आरोप है। आशीष तृणमूल कांग्रेस के युवा विंग का नेता है। बता दें कि 19 सितंबर को सीबीआई ने आशीष पांडे से पूछताछ की थी। उन पर जूनियर डॉक्टरों ने भी आरोप लगाए थे। वहीं भाजपा नेता रूपा गांगुली ने बंगाल के बांसद्रोणी पुलिस थाने पर रात भर धरना दिया। विरोध प्रदर्शन पर रूपा गांगुली और अन्य कार्यकर्ताओं को कोलकाता पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस भाजपा नेता को पुलिस मुख्यालय लाल बाजार ले गई। दरअसल रूपा गांगुली एक सड़क दुर्घटना पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। बिहार का शोक, कहीं जाने वाली कोसी नदी, राज्य में एक बार फिर उसने भीषण तबाही मचा रखी है। नेपाल में भारी बारिश के बाद वीरपुर की कोसी बराज से 6 लाख अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। कोसी में पानी का 56 साल का रिकॉर्ड टूट गया। गुरुवार को भी कोसी बराज से 1,38,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ की स्थिति अभी भी भयानक बनी हुई है और बिहार के 13 जिले जो हैं वो बाढ़ग्रस्त हैं। और अभी हम कोसी बैराज में हैं, जिसके आज भी 19 फाटक खोलने पड़े, जिससे 1,38,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है। ऐसे में समझा जा रहा है कि अभी बाढ़ पीड़ितों को आने वाले 1 से 2 दिनों में कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिल सकती है।
हालांकि बिहार में मौसम विभाग के अनुसार मौसम सामान्य रहेगा, मानसून की जो गतिविधि है वो भी सामान्य रहेगी, लेकिन नेपाल में एक बार फिर से आज के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में अगर नेपाल में बारिश होती है तो फिर से कोसी का जो जलस्तर है वो बढ़ेगा, जिसके बाद और फाटक खोलने पड़ सकते हैं, जिसका सीधा असर जो है वो बाढ़ पीड़ित जिलों के ऊपर में देखने को मिलेगा। टीवी न्यूज़ के लिए कुमार जय के साथ मधुरेश नारायण। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये बिल शीतकालीन सत्र में संसद में पेश होगा। उन्होंने कहा कि कमेटी ने तमाम बैठकें की हैं और लोगों से मशवरा किया है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस बिल को लेकर कुछ लोग जनता में भ्रम फैला रहे हैं, जबकि इसका उद्देश्य मुस्लिम समाज का हित है। उन्होंने कहा कि इस बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोकना और आम लोगों को उसका फायदा पहुंचाना है। केंद्र सरकार जो वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट पे 2024 का बिल लेकर के आई है, उसे जेपीसी को रेफर किया और स्पीकर साहब ने जेपीसी में 21 सांसद लोकसभा से 10 सांसद राज्यसभा के, और उन्होंने नेक्स्ट सेशन के फर्स्ट वीक के विंटर सेशन के लास्ट डे तक हमको अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा। सरकार की मंशा है कि इस कानून को लाने के लिए लोगों से ज़्यादा स्टेक होल्डर से, करीब सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड से, माइनॉरिटी कमीशन से, स्टेट गवर्नमेंट से, और जो बहुत वक्फ से जुड़े हुए या अक़लियत के या अल्पसंख्यक के या इस्लामिक स्कॉलर हो, वाइस चांसलर्स हो, बार एसोसिएशन हो, बार काउंसिल हो, सभी स्टेक होल्डर से ज़्यादा इस पे चर्चा की जाए, जिससे कि एक अच्छा कानून बने। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी। मामला शिवरतनगंज थाना स्थित मां अहोरवा भवानी चौराहे का है। मृतक कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात था। मामले का सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री योगी ने घटना पर शोक जताया और साथ ही मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। थाना शिवरतनगंज के अहोरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी 4 को मृत घोषित कर दिया है। अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। मिजोरम के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने गुरुवार को राजभवन मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों, भारतीय खाद्य निगम और भारतीय तेल निगम के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्यपाल ने अधिकारियों से मिजोरम के तेल, एलपीजी और खाद्यान्न मोलखांग बॉटलिंग प्लांट की क्षमता और गोदाम भंडारण की नवीनतम स्थिति की जानकारी ली। राज्यपाल ने अधिकारियों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और किसी भी मुद्दे का तुरंत समाधान करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि उनका समर्थन करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना ने सितंबर माह में करीब 200 करोड़ की बिक्री का नया कीर्तिमान स्थापित किया। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के इतिहास में यह सबसे अधिक मासिक बिक्री है। आपको बता दें कि इस परियोजना के तहत देश भर में सितंबर 2024 तक कुल 13,822 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन जन औषधि केंद्रों से रोजाना करीब 10 लाख लोग दवाएं खरीदते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत पिछले 10 वर्षों में 6,100 करोड़ रुपए की दवाओं में की बिक्री केंद्रों के माध्यम से की गई है, जिसमें ब्रांडेड दवाओं की तुलना में नागरिकों को अनुमानित 30,000 करोड़ की बचत हुई। भारत में जॉबलेस ग्रोथ यानी कि रोजगार रहित विकास को लेकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने अपने लेख में स्पष्ट किया है कि देश में हुए विकास ने नौकरियों का भी सृजन किया है। नीलांजन घोष और आर्य रॉय वर्धन ने अपने लेख में आंकड़ों के जरिए साबित किया कि देश में आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार और खपत में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन आंकड़ों की रोशनी में लगता है कि भारत के संदर्भ में जॉबलेस ग्रोथ को लेकर फैलाई जा रही बातें बेबुनियाद हैं।
साल 2016, 17 और 2022-23 के दौरान आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में 1,70,00,000 लोगों को नौकरियां मिली, जबकि इस दौरान सकल घरेलू उत्पाद में औसतन हर साल 6.5% की वृद्धि हुई। इस तरह देखें तो भारत में जॉबलेस ग्रोथ को लेकर फैलाई जा रही बातें झूठी साबित होती हैं। ORF के इस लेख में रिजर्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़ों का जिक्र किया गया है और दलील दी गई है कि अगर नौकरियां पैदा नहीं हुई तो खपत में भी बढ़ोतरी होने का सवाल नहीं उठता, जबकि आंकड़े कुछ और ही कहानी दिखा रहे हैं। लेखकों ने दलील दी है कि भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में बिना नौकरियां मिले खपत बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। नीति आयोग के हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे में साफ दिखता है कि भारत के गांवों और शहरों के लोगों के खर्च करने के रुझान में तेजी देखी गई है और ये रुझान शहरों की अपेक्षा गांवों से ज्यादा तेजी से बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं और ये साबित करते हैं कि नौकरियां पैदा हुई हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी में विकास दर और रोजगार के बीच संबंध को एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी के जरिए मापा जाता है। साल 2017 से 2023 के बीच ये 1.1% रहे और 2011 से 2016 के बीच सिर्फ 0.01 स्तर पर रहे। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी दिखाता है कि आर्थिक विकास ने कितने गुना रोजगार पैदा किए हैं। इस तरह से अर्थशास्त्र की थ्योरीज के आधार पर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने आंकड़ों के जरिए उन तमाम आरोपों का जवाब दिया है जो देश में जॉबलेस ग्रोथ का दावा करते हैं। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी कल नई दिल्ली की यशोभूमि में अंतर्राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। इस एक्सपो में 150 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। 5000 से अधिक लोगों के इस एक्सपो में शामिल होने की संभावना है। स्टेनलेस स्टील के सेक्टर में भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाले मार्केट के तौर पर उभरा है। 2022-23 में भारत में 4 मिलियन टन से अधिक स्टेनलेस स्टील का उत्पादन हुआ। ऑटोमोटिव, रेलवे और परिवहन, आर्किटेक्चर और भवन निर्माण के अलावा केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा और ऊर्जा क्षेत्रों में भी स्टेनलेस स्टील का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील एक्सपो के दौरान नए उत्पाद तैयार करने के लिए शोध और नवाचार और नई उत्पाद तकनीकों को विकसित करने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही स्टेनलेस स्टील निर्यात बढ़ाने के अवसर तलाशने पर भी इस दौरान विचार विमर्श होगा। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी इस मौके पर ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया समिट का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें 80 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिवसीय समिट के दौरान हाइड्रोजन इंडस्ट्री में विकास की रफ्तार बढ़ाने और हाइड्रोजन इकोनॉमी तैयार करने पर चर्चा की जाएगी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के आयोजन से इस बार प्रदेश के हस्तशिल्पियों, कारीगरों और MSME उद्योगों को एक बड़ा मंच मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार के MSME मंत्री राकेश सचान ने बताया कि ट्रेड शो न केवल देशी बल्कि विदेशी खरीदारों को भी आकर्षित करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे ODOP हो, MSME हो या फिर अन्य तरह के उत्पाद, विदेशी खरीदारों ने सारी चीजें बखूबी पसंद की है। 2,500 स्टॉल वहां लगाए गए और जिसमें पिछले से ज्यादा लोग आए। 70 देशों से अधिक लोग वहां पर आए। 500 से अधिक विदेशी खरीदारों ने मजबूत अपनी दर्ज उपस्थिति दर्ज कराई। इस वर्ष के आयोजन में 10,000 करोड़ से अधिक के व्यवसाय पूछताछ और लीड उत्पन्न हुई है। इसके विकास एक महत्वपूर्ण ये कड़ी हुई है हमारे उद्योगियों के लिए। ऐसे विशाल जो आंकड़े हैं तो आप ये समझिए कि नया मानक स्थापित वैश्विक मंच पर है और हमारे उत्तर प्रदेश का जो अग्रणी प्रदेश देश में बना है, जो पहला अपना इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश में माननीय सचिव मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश पर, उनके प्रयास से इतना बड़ा आयोजन आज उत्तर प्रदेश ने किया, जिसमें इतनी अभूतपूर्व सफलता हम लोगों को मिली है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका आयोग की रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित बताते हुए इसे खारिज कर दिया है और आयोग को सलाह दी है कि उसे अमेरिका के भीतर मानवाधिकारों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में भारत पर देश के
अपडेट के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट पर हमारे विचार सर्वविदित है। ये एक राजनीतिक एजेंडे वाला एक पक्षपाती संगठन है। ये तथ्यों को गलत तरीके से पेश करता है और भारत के बारे में एक प्रेरित कहानी को बढ़ावा देना जारी रखता है। हम इस दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट को खारिज करते हैं जो केवल USCIRF को और अधिक बदनाम करने का काम करता है। भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से गुरुवार को ड्रोन शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। ड्रोन शिविर भारतीय सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि UAV के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रक्षा क्षेत्र, सरकारी निकायों, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग जगत के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है। इस कार्यक्रम में स्वदेशी रक्षा UAV के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना और स्वदेशी UAV के डिजाइन, विकास और विनिर्माण के लिए एक स्थायी ढांचा विकसित करना शामिल रहा। ड्रोन शिविर के प्रतिभागियों में विभिन्न मंत्रालयों, भारतीय सशस्त्र बलों, DRDO, उद्योग संघों और अनुसंधान और विकास संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के प्रति सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि कमीशन ने खुद अपने निर्देशों पर अमल सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में कमीशन नाकाम रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पिछले 15 दिनों में ही पंजाब में पराली जलाने के 129 और हरियाणा में 81 घटनाएं हुई, लेकिन कमीशन ने पराली जलाने के आरोपों में भी अभी तक किसी के खिलाफ कोई एक मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की सब कमेटी की 9 महीनों में सिर्फ 3 मीटिंग हुई। अगस्त में हुई बैठक में 24 में से सिर्फ 5 लोगों ने हिस्सा लिया। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली याचिकाओं का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में सरकार ने कहा है कि अगर पत्नी की इच्छा के बिना पति जबरन संबंध बनाता है तो ऐसी स्थिति में पति को सजा देने के लिए पहले से वैकल्पिक कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में घरेलू हिंसा कानून महिलाओं की गरिमा भंग करने से जुड़े विभिन्न प्रावधान के तहत पति पर केस दर्ज किया जा सकता है, लेकिन इस स्थिति की तुलना उस स्थिति से नहीं की जा सकती जहां बिना वैवाहिक संबंधों के कोई पुरुष जबरन किसी महिला के साथ संबंध बनाता है। वैवाहिक संबंधों और बिना वैवाहिक के बने ऐसे संबंधों में सजा एक नहीं हो सकती। सरकार ने कहा है कि अगर इसको अपराध के दायरे में लाना भी है तो ये काम कोर्ट का नहीं है। विभिन्न स्टेक होल्डर्स और राज्यों से परामर्श करके ही ऐसा कोई फैसला लिया जा सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 5 अक्टूबर के लिए भारत के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर पूर्वी भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और सब हिमालयन के अंतर्गत आने वाले पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ साथ दक्षिणी भारत के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के अंदरूनी भागों और रायलसीमा क्षेत्र में लोगों को भारी बारिश के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की गई। देश भर के मंदिरों में माता के 9 दिनों का उत्सव मनाया जा रहा है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी मां के भक्तों के लिए किए गए हैं खास इंतजाम। देखिए DD न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मंदिर के पूरे प्रांगण को आज फूलों से इतने सुंदर तरीके से सजाया गया है। झंडेवालान में आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मोर की इतनी सुंदर छवि बनाई है फूलों से और उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर बच्चे भी हैं। फोटो भी ये छोटी सी बच्ची कर रही है। कहाँ से आए हो बेटा? बताइए। रानी बाग से आए हैं माता के दर्शन करने के। बोलो जय माता की। जय माता दी। जय माता की। तो देखिए बच्चों में भी उतना ही जोश है। छोटी सी कन्या यहाँ पर आई हुई है और पूरा प्रांगण इतनी खूबसूरती से सजाया हुआ है झंडेवालान के। और यहाँ पर सेवादारों ने भी पूरे तरीके से जो व्यवस्था है उसको बनाया हुआ है। और अगर खूबसूरती की बात करें तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि इस प्रांगण में
पूरे प्रांगण को फूलों से सजा दिया गया है। क्योंकि मां शैलपुत्री को श्वेत रंग पसंद है तो पूरे प्रांगण में आज पहले दिन श्वेत रंग की सजावट की गई है। हमारे साथ अभी झंडेवालान मंदिर के ट्रस्टी रविंद्र गोयल जी हैं। सर, हम देख रहे हैं यहाँ पर आपने बहुत खूबसूरत सजावट की है। मां शैलपुत्री का जो पसंदीदा रंग है हम कहें तो वो श्वेत रंग है और आज पूरा मंदिर आपने श्वेत रंग से सजा दिया है। हमेशा की तरह इस बार भी झंडेवालान में अद्भुत छटा है। देखिए, झंडेवाला मंदिर जो है वो एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। लाखों भक्त हर दिन माता के दर्शन आशीर्वाद लेने आते हैं। तो हमारी ये लगातार ये कोशिश रहती है कि उनको एक ऐसा अच्छा वातावरण मिले, उत्सव का सा माहौल, स्वच्छ वातावरण हो, साफ सफाई हो, सबको ठीक प्रकार से दर्शन हो जाएं। तो ये लगातार हम इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन सुधार करते रहते हैं। तो माता के दर्शन करने के बाद में यहाँ पर मेहंदी लगवाने के लिए महिलाएं आ रही हैं और बड़ी खुशी लग रही है। आंटी जी, आपके चेहरे पे मेहंदी लगवा के बहुत अच्छा लगता है जब ये नवरात्रों में माता की मेहंदी लगाते। खास मेहंदी होती है और उसका रंग बहुत बढ़िया होता है। माँ की भक्ति का रंग है और वो हिम्मत करके माँ बुलाती रहती है, हम आते रहते हैं हर साल। देखिए, ना भीड़ का डर, ना किसी गर्मी का डर। ना आना है तो आना है, बस अपना फटाफट काम निपटाओ। ये 9 दिन ऐसे लगते हैं बस भागो, उसके बाद लगता है घर में सूनापन। देखिए, माँ के ये 9 दिन, जैसा कि इन्होंने कहा, ये 9 दिन का पर्व हर्षोल्लास से भरा रहता है और 9 दिन के बाद जब माँ जाती है तो ऐसा लगता है जैसे घर सूना हो गया। तो आज ही पहले नवरात्रि का दिन है और आज जो जोश है वो कहीं गुना ज़्यादा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, GT न्यूज़, दिल्ली। देश भर में शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। हर जगह नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है तो मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। देश के सभी शक्तिपीठों से लेकर बड़े बड़े मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। देश भर के मंदिर मां के जयकारे और मंत्रों से गूंज उठे हैं। सभी मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा करते हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। देश भर के मंदिरों में उत्सव का माहौल है और मां के स्वरूप की पूजा की जा रही है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माता वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा। वहीं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। मंदिर परिसर को मां की आराधना के लिए सजाया गया है। मंदिर में आके ऐसी सुखद अनुभूति होती है कि इस मां ने जो भी काम कहे हैं, मैंने आज तक जो मांगा है इस मां ने हमें दिया है। मुरादें जो पूरी करती है मां, आपको बता नहीं सकती, दिल से आंसू निकल जाते हैं मां के लिए। जो भी मांगते हैं ऑब्वियसली पूरा होता है और दिल से, मतलब अपनी श्रद्धा से यहाँ पर आई हूँ। सोचा है कि पूरे 9 दिन यहाँ पर आऊँगी। विश्व का कल्याण हो, अपने देश का भला हो, इसलिए बस, और माता रानी की कृपा से पर बनी रहे। दिल्ली के कालका जी मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी। वहीं छतरपुर मंदिर में मां की आरती की गई। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भक्त पूजा अर्चना करने पहुंचे। वहीं असम के गुवाहाटी में नवरात्रि के पहले दिन प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में लोगों ने मां की विशेष पूजा अर्चना की। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी भक्तों ने मां की आरती और पूजा की। वहीं वाराणसी में भी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन भक्तों ने अष्टभुजी माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। अयोध्या में भी बड़ी देव काली माता मंदिर में भक्तों ने मां की आराधना की। हरियाणा के झज्जर में माता भीमस्वरी देवी मंदिर में विशेष आरती की गई। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होते ही देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों को सजाया गया है और मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित और लंबे समय से विवादित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपे जाने के ऐतिहासिक समझौते का गुरुवार को ऐलान किया। समझौते के तहत डिएगो
गार्सिया पर ब्रिटेन अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा बरकरार रहेगा। ये समझौता डिएगो गार्सिया में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ब्रिटेन अमेरिका सैन्य अड्डे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया गया है। चागोस हिंद महासागर में 60 से अधिक द्वीपों का एक द्वीप समूह है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम डिएगो गार्सिया सहित चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता की वापसी पर यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच हुए समझौते का स्वागत करते हैं। इजरायल और ईरान के बीच बढ़े तनाव ने मिडिल ईस्ट के देशों की चिंता बढ़ा दी है। कई दिनों के हवाई हमले के बाद बुधवार को दक्षिणी लेबनान में शुरू हुई आमने सामने की लड़ाई गुरुवार को भीषण रूप में परिवर्तित हो गई। हिजबुल्लाह के सुरंगों के नेटवर्क और सैन्य ढांचों को नष्ट करने के इरादे से दक्षिणी लेबनान में घुसी इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के अब तक 60 सदस्यों को ढेर करने का दावा किया। इसके अलावा इजरायली हमले में 2 लेबनानी सैनिकों की भी मौत हो गई। हिजबुल्लाह के अब तक 60 सदस्यों को मार बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने 5 राजनयिकों को वापस बुला लिया है, जिसमें भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल भी शामिल है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासंघ में मौजूदा प्रतिनिधि को भी बांग्लादेश ने वापस बुला लिया है। ये बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का बड़ा फैसला है, जिसके तहत 5 राजनयिकों को उसने वापस बुला लिया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में खेलो इंडिया स्कीम की जनरल काउंसिल की 4थी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने बताया कि मंत्रालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक परामर्श के लिए एक मसौदा खेल नीति जारी की गई है। इस पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ साथ आम जनता को अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया गया है। बैठक के दौरान खेल मंत्री ने खेलो इंडिया स्कीम की समीक्षा की और एथलीटों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए खेल के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही खिलाड़ियों के लिए बेहतर करियर सुनिश्चित करने के लिए एथलीटों के लिए कल्याण और सहायता प्रणाली विकसित करने की बात कही। केंद्रीय मंत्री ने एक समर्पित पोर्टल के निर्माण की घोषणा की, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों में खिलाड़ियों से जुड़ी भर्तियों की जानकारी होगी। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में खेले गए पहले मैच में बांग्लादेश ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। बांग्लादेश ने रोमांचक मुकाबले में स्कॉटलैंड की महिला टीम को 16 रन से हराने में सफलता हासिल की। मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 119 रन बनाए थे। बांग्लादेश के लिए सोबना मोस्तारी ने सर्वाधिक 36 रन बनाए, जबकि सास्किया ने 2 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं बांग्लादेश द्वारा दिए गए 120 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्कॉटलैंड की टीम 103 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मिशन शक्ति फेज 5 का शुभारंभ किया गया। इस दौरान खेल में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए जनपद जौनपुर की नम्रता यादव को सम्मानित किया गया। साथ ही बालिकाओं में खेल के प्रति प्रोत्साहन के लिए उन्हें 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार खेलों को प्रोत्साहन देने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि जनपद जौनपुर में बालिका खेल को प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर सदैव खिलाड़ियों के साथ है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम लोगों ने जिला प्रोत्साहन समिति से 25,000 रुपये की धनराशि इनको दे रहे हैं। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत 51,000 रुपये की धनराशि इनको सहयोग के रूप में दे रहे हैं। जो ये 51,000 का चेक मिला वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से के तहत मिला हुआ है और 25,000 का चेक जो ये है प्रोत्साहन समिति जौनपुर से मिला हुआ है। बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल्स ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन फुटबॉल क्लब के साथ युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए करार किया है। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान BBFS और साउथहैम्पटन FC के साथ इस करार पर हस्ताक्षर हुए। देश में जमीनी स्तर पर फुटबॉल खिलाड़ियों और कोच को प्रशिक्षण देने वाली BBFS का मानना है कि साउथहैम्पटन के साथ हुए इस करार से भारतीय युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय क्लब के खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षण पाने का मौका मिलेगा।
महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में ही आज खेले गए दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 31 रन से हरा दिया। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 116 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान की ऑलराउंडर उमैमा सोहेल ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार खेल दिखाया। उमैमा ने 19 गेंद में 18 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से 4 ओवर में महज 17 रन देकर 2 बड़े विकेट अपने नाम किए। वहीं पाकिस्तानी टीम द्वारा जीत के लिए मिले 117 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम 85 रन पर ही सिमट गई। इस प्रकार टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में श्रीलंका को पाकिस्तान के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।